हेलो डियर स्टूडेंट, प्यारे स्टूडेंट। मैं आरिफ सर आपके सामने ये जो चैप्टर क्लास 11th का बायोमोलिकुल्स है, चैप्टर नंबर 9 जिसको आपको हम समझा रहे हैं। इस बायोमोलिकुल जो चैप्टर है, यहाँ पर बेसिकली क्या बताता है कि किस तरह का मॉलिक्यूल सेल में पाया जाता है, किस तरह का मॉलिक्यूल जो लिविंग में पाया जाता है उसको हम लोग बेसिकली बायोमोलिकुल्स कहते हैं। और इस बायोमोलिकुल्स में जो सबसे पहला जो नाम आता है वो नाम पता है हम लोग कार्बोहाइड्रेट को। दूसरा जो नाम आया जिसको हम लोग प्रोटीन को। तीसरा जो हम लोगों ने पढ़ा वो किसको, लिपिड्स को। एंड जो चौथा पढ़े जिसको न्यूक्लिक एसिड को। तो न्यूक्लिक एसिड बहुत ही खूब सुंदर बायोमोलिकुल्स है, बहुत ही लाजवाब बायोमोलिकुल्स है। और इस लाजवाब बायोमोलिकुल्स क्यों है? क्योंकि इसका दो पार्ट्स है, एक का नाम आरएनए और दूसरा का नाम डीएनए है। और आरएनए और डीएनए को बेसिकली हम लोग ये जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। और ये सेल का जेनेटिक मटेरियल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल है। अगर इसमें किसी तरह का गड़बड़ी होता है, अगर इसमें किसी तरह का परिवर्तन आता है तो फिर आपका कहानी गड़बड़ हो जाता है। आपका ही नहीं, आपके जनरेशन खराब होने का चांसेस बनता है। तो अपने डीएनए और अपने आरएनए को संभाल के रखिए और इसके खूबसूरती को आते हैं देखते हैं। तो देखिए, हम लोग डीएनए को देखते हैं पहले कि किसको आखिर डीएनए कहा जाता है। तो देखो बच्चों, ये डीएनए है कि किसको आखिर डीएनए कहते हैं। तो इस डीएनए को देखना है कि किसको हम लोग डीएनए कहते हैं। तो डीएनए बेसिकली ये पॉलीमर है। इसका पॉलीमर है। तो देखो, पॉलीमर ऑफ याद रखना, डीएनटीपीज। ये डीएनटीपीज के पॉलीमर को हम लोग डीएनए कहते हैं। डीएनटीपीज के पॉलीमर को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, डीएनटीपीज कहते हैं। और डीएनटीपीज का मतलब होता है डीऑक्सी डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स है ना। डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड। देखो, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड्स ट्राइफॉस्फेट। डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। इसी का पॉलीमराइजेशन होता है और ये क्या करता है, डीएनए का फॉर्मेशन होता है। अगर डीएनटीपीज को देखें कि कौन कौन सा डीएनटीपीज है। डीएनटीपीज में पहला देखो डीएटीपी होगा, दूसरा डीजीटीपी होगा, तीसरा डीसीटीपी होगा और चौथा देखो डीटीटीपी होगा। ये चार तरह का ये डीएनटीपीज है। और ये चारों तरह के डीएनटीपीज ये मिलकर क्या करता है, डीएनए का फॉर्मेशन करता है बच्चों। तो देखना है कि किस तरह से ये है ना डीएनए का फॉर्मेशन करता है। इसी चीज को देखना हम लोग कि किस तरह से ये डीएनटीपीज का फॉर्मेशन करना है। देखो किस तरह से ये डीएनटीपीज का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए, ये जो आपका डीएनटीपीज है, डीएनटीपीज, देखो ये डीएनटीपीज है। तो डीएनटीपीज ये पॉलीमराइज्ड होता है, यानी डीएनटीपीज पॉलीमराइज्ड होगा। पॉलीमराइज्ड कहने का मतलब ये सारे के सारे डीएनटीपीज ये लिंक होगा। कैसे लिंक होगा? देखो, लिंक बाय फॉस्फो फॉस्फो डाइस्टर डाइस्टर बॉन्ड। ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से ये सारे के सारे लिंक होते हैं। और जब लिंक होगा तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड्स ये चेन का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। देखो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये चेन का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। और इसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग स्ट्रैंड ऑफ देखो स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कहा जाता है। यह जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है इसी को हम लोग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कहते हैं। इस तरह से होता है। देखो, ये इस तरह से
एक 5 प्राइम है, एक 3 प्राइम है, और दूसरा ये इस तरह से है, इसको हम लोग 3 प्राइम और ये 5 प्राइम, और बीच बीच में ये इस तरह से कौन सा बॉन्ड होता है, ये बीच बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और यही हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों स्ट्रैंड को क्या करता है, जोड़ता है। ये भी एक स्ट्रैंड है, देखो ये भी एक क्या है, ये भी एक ये स्ट्रैंड है, ये दो स्ट्रैंड हुआ। तो डीएनए जो होता है ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है बच्चों। डीएनए जो है ये फिगर किसका हो गया, ये फिगर देखो डीएनए का हुआ। तो यानी डीएनए में क्या होगा, तो हम लोग कहते हैं दो स्ट्रैंड होगा, दो स्ट्रक्चर होगा। क्लियर है, ये डीएनए का डबल स्ट्रक्चर होगा। अब देखिए किस तरह से ये बनता है, इसको देखिए। तो एक हम लोग यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, देखो एक न्यूक्लियोटाइड बनाया, और इस न्यूक्लियोटाइड में यहाँ पर सपोज एडेनिन लिखा, और यहाँ पर CH2O और क्या होगा, P होगा। फिर देखो यहाँ पर O है, और फिर ये फॉस्फेट से लिंक होगा, और फिर ये CH2 होगा, ये O होगा, और फिर ये इस तरह से यहाँ पर सपोज ये ग्वानिन होगा, फिर O होगा, फिर ये फॉस्फेट है, फिर ये CH2 है। तो इस तरह से लंबा है ना, क्या होता है बच्चों, इस तरह से फॉस है ना, यहाँ OH हुआ, आगे इस तरह से फॉस्फेट ग्रुप क्या होता जाएगा, लिंक होता चला जाएगा। क्लियर है, ये फॉस्फेट लिंक होता चला जाएगा। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा गौर करने की बात है, ये जो बॉन्ड है इसको हम लोग फॉस्फो फॉस्फो स्टर कहते हैं। ये भी बॉन्ड है जिसको हम लोग फॉस्फो स्टर कहते हैं। ये दोनों क्या हो गया, फॉस्फोस्टर बॉन्ड, ये भी फॉस्फोस्टर बॉन्ड। और अगर दोनों को मिला दिया जाए तो ये क्या बन गया, दोनों को मिला दिया जाए तो बन गया फॉस्फोडाइस्टर। फॉस्फोडाइस्टर ये बॉन्ड का ये क्या कर दिया, फॉर्मेशन कर। क्लियर है, देखो यहाँ पर H होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, H होगा, क्योंकि डीएनए है। और देखो ये क्या है, तो हम लोग कहते हैं एक पॉली, देखो इसको यहाँ पर N लगेगा, यहाँ पर N लग जाएगा तो पॉली, देखो ये क्या होगा, यहाँ पर पॉली पॉलीन्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चेन होगा। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जिसको हम लोग कहते हैं। एक दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगा इस तरह, देखो यहाँ पर इस तरह से बनाते हैं, ये इस तरह से O हुआ। अब एडेनिन है तो एडेनिन की जगह यहाँ क्या होगा, थाइमिन, यहाँ पर H, और यहाँ पर OH हुआ, और CH2O और P हो गया। देखो फिर दूसरा यहाँ पर ये इस तरह से होगा, यहाँ पर CH2O है ना, और P लगेगा। देखो यहाँ पर O और ये P लग गया, यहाँ H हो गया। अब यहाँ थाइमिन है तो यहाँ पर क्या लिखेगा, साइटोसिन। तो देखो इस तरह से आगे लिंक होता चला जाएगा। तो यहाँ पर N मॉलिक्यूल्स लगेगा, तो ये बेसिकली क्या हो गया, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये चेन हो गया। कौन सा चेन हो गया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हो गया। अब देखो दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, दोनों के बीच क्या होगा, देखो दो हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसके बीच भी कितना होगा, देखो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। यानी दोनों स्ट्रैंड, और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड हो गया, यहाँ पर भी देखो फॉस्फो डाइस्टर
फॉस्फोडाइस्टर ये बॉन्ड हो गया। इसी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से ये पूरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या हो गया, कनेक्टेड हो गया। देखो एक नंबर में ये हुआ, ये दूसरा हुआ। तो देखिए इसमें 3 प्राइम में OH खाली है और ये 5 प्राइम में क्या फॉस्फेट खाली है। तो इसका पोलरिटी क्या होगा, देखो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, देखो 5 प्राइम टू 3 प्राइम। देखो यहाँ पर भी इसका डायरेक्शन क्या होगा, 5 प्राइम टू, देखो ये क्या हो गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो गया। दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, तो यानी DNA में 2 स्ट्रैंड होता है और दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे का क्या होता है, एंटी पैरेलल होता है। अब दोनों स्ट्रैंड जो है ये आपस में लिंक होता है एक बॉन्ड से, जिसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो देखो बच्चों, ये जो DNA है, देखो DNA में क्या होगा, तो सबसे पहला बात ये डबल स्ट्रैंड हो गया, ये डबल स्ट्रैंड हुआ। देखो जो पोलैरिटी होता है, पोलैरिटी ऑफ स्ट्रैंड, जो स्ट्रैंड का पोलैरिटी है ये वैसे क्या होगा, तो हम लोग कहते हैं एंटी एंटी ये पैरेलल होगा। कैसा होगा, एंटी पैरेलल होगा। देखो एक जो है, देखो 5 से क्या है, देखो एक जो है 5 to 3 है, तो दूसरा देखो यहाँ पर 5 to क्या होगा 3 होगा। तो दोनों का पोलैरिटी क्या होगा, एंटी पैरेलल। क्या बोलते हैं इसको, एंटी पैरेलल होगा, एक दूसरे के जस्ट क्या होगा, अपोजिट। कहता है कि दोनों जो स्ट्रैंड है, देखो बोथ स्ट्रैंड हेल्ड टुगेदर इससे जुड़ा होता है, हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड से दोनों क्या होता है, कनेक्टेड होता है। अगर इस हाइड्रोजन बॉन्ड का बात करो, तो देखो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है A और T के बीच कितना हो गया, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 H बॉन्ड। और दूसरा ग्वानिन और साइटोसिन के बीच देखो कितना हो गया, ये 3 H बॉन्ड हो गया। यानी 3 इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ। और इसी हाइड्रोजन बॉन्ड के वजह से देखो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इसके प्रेजेंस पे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जो DNA है ये किसके तरह एक्ट एज, है ना, तो कैसा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। DNA कौन सा स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। जैसे प्रोटीन में हम लोग पढ़ते हैं ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो हाइड्रोजन के वजह से ये क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का ये क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। देखिए अगर हम लोग DNA को सेकेंडरी स्ट्रक्चर को देखें, तो इस तरह से एक स्ट्रैंड हुआ, एक स्ट्रैंड इस तरह से हुआ, और दूसरा ये इस तरह से हुआ। एक यहाँ पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, बस और बड़ा करके इसको देखिए। देखो तो हम लोग थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। देखिए थोड़ा सा बड़ा हम लोग करते हैं, क्या है इस तरह से कि मान लें कि ये स्टैंड हुआ। देखो दूसरा ये इस तरह से, ये इस तरह से। अगर यहाँ पर 3 हुआ तो यहाँ पर 5 हुआ, और यहाँ पर 5 हुआ तो यहाँ पर 3 हुआ। अब देखो अब इसमें क्या होगा, तो देखिए मान लें कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर A हुआ तो ये T होगा,
सी है तो ए होगा, ये जी है तो सी होगा, सी है तो क्या होगा, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ सी होगा तो यहाँ पर क्या होगा, अगर सी हुआ तो यहाँ जी होगा, कितना होगा, 4 होगा। फिर यहाँ जी हुआ तो सी होगा, फिर जी हुआ तो सी हुआ, सी हुआ तो जी हुआ, ए हुआ तो टी हुआ, टी हुआ तो ए हुआ, ए हुआ तो टी हुआ, देख रहे हो। और इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड, देखो 3 3 बॉन्ड होगा, देखो 3 3 बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन हेलिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वन हेलिक्स, या इसको हम लोग वन पिच कहते हैं। इसको वन हेलिक्स या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन पिच कहते हैं। और इसका जो लेंथ है, ये लेंथ कितना होता है, देखो 34 अंगस्ट्रन होता है। कितना अंगस्ट्रन होता है, 34 अंगस्ट्रन होता है। अब देखो टोटल जो बेस पेयर है, ये टोटल बेस पेयर कितना होता है, 10 होता है। तो देखो डिस्टेंस बिटवीन, देखो एक को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो एक एक है, ये एक एक को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बेस पेयर कहते हैं, बेस पेयर। और बेस पेयर का मतलब क्या बोला जाता है, बीपी कहते हैं। बेस पेयर को क्या बोलते हैं, बीपी। देखिए ये सब क्या हो गया, ये सब बेस पेयर हुआ। तो टोटल 10 पेयर। तो डिस्टेंस बिटवीन, देखो डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, दो बेस पेयर के बीच डिस्टेंस कितना होगा, 34 डिवाइडेड बाय 10, तो क्या होगा 3.4 क्या होगा, अंगस्ट्रन। ये है ना, दो के बीच। और इसका जो डायमीटर है, इसका डायमीटर तकरीबन 2 नैनोमीटर होता है। कितना नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर इसका ये डायमीटर होता है। और हम लोग दो तरह का ग्रुप, एक तरफ मेजर ग्रुप, देखो मेजर ग्रुप, मेजर ग्रुप, तो दूसरी तरफ इसका क्या होता है, दूसरी तरफ इसका ये माइनर क्या होता है, देखो माइनर, एक मेजर ग्रुप होगा तो दूसरा माइनर एंगल होगा। अब ये क्या करता है कि जो बेस पेयर है, बात समझो, कौन सा जो बेस पेयर है, तो मान लीजिए अगर डीएनए को इस तरह से देखा जाए, डीएनए को अगर इस तरह से देखा जाए, तो देखो इस तरह से अगर डीएनए को हम लोग देखें, तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पर बेसिकली ये सब बेस पेयर हुआ, ये बेस पेयर हुआ, ये बेस पेयर हुआ, ये सब जो बनाया ये क्या हो गया, बेस पेयर। और ये किसके तरह हो गया, देखो स्टेयर केस के तरह हो गया, किसके तरह हो गया, जैसे सीढ़ी होता है, ये सीढ़ी के तरह होगा, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे को प्रतिष्ठा करके चढ़ते हैं। तो यहाँ जो एंगल होता है, एंगल, ये एंगल कितना डिग्री का, तो देखो 36 डिग्री का ये क्या होता है, एंगल होता है। और जो डीएनए अपने एक्सिस पे, मान लीजिए देखो ये मेन एक्सिस हुआ, और ये मेन एक्सिस से क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं टिल्ट होता है, तो झुका हुआ होता है। तो इसका जो ये मेन एक्सिस है, ये मेन एक्सिस, मेन एक्सिस, और ये झुका हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं, देखो टिल्ट एंगल कहते हैं। तो इसका जो टिल्ट एंगल होता है, ये तकरीबन कितना डिग्री का होता है, 5 डिग्री का होता है। तो ये अलग अलग टोटल जो सेल में जो डीएनए का जो मॉडल है, देखो मॉडल ऑफ डीएनए, मॉडल ऑफ डीएनए, इसको देने वाला जो साइंटिस्ट है उसका नाम क्या है, तो वाटसन एंड क्रिक है। वाटसन एंड क्रिक साहब ने ये डीएनए के मॉडल को क्या किया, प्रपोज किया। वाटसन एंड क्रिक साहब ने डीएनए का, एक्चुअली में फ्रैंकलिन और विल्किंस दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले इसको क्या किया था, ऑब्जर्व किया था एक्सरे डिफ्रैक्शन के द्वारा। लेकिन ये बता नहीं सका था कि हाउ, ये कैसे ये होता है। लेकिन बताया किसने, वाटसन एंड क्रिक साहब ने इस बात को क्या किया, बताया कि किस तरह से
ये डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो मॉडल ऑफ डीएनए को किसने दिया? वाटसन ने। और ये जो वाटसन टाइप्स ऑफ डीएनए को अगर देखा जाए, देखो टाइप्स ऑफ डीएनए, डीएनए का अगर टाइप्स देखो तो मेनी 12 टाइप्स का होता है, लगभग 1 दर्जन होता है। लेकिन जो फेमस है, जो फेमस डीएनए है, वो फेमस कौन कौन सा है? तो देखो फेमस डीएनए में सबसे पहला नाम होता है ए डीएनए, दूसरा जो नाम आता है जिसको हम लोग बी डीएनए, तीसरा जो नाम आता है सी डीएनए, और एक जो नाम आता है चौथा जिसको हम लोग जेड डीएनए। ये अलग अलग टाइप्स का ये क्या होता है? डीएनए होता है बच्चों। क्लियर? देखिए इसका थोड़ा हम लोग स्लाइड में देखते हैं कि किस तरह से ये सब सारे डीएनए होते हैं। देखो ये जो डीएनए है, इस अलग अलग टाइप्स का क्या हो गया? ये डीएनए हो गया। अब देखो डीएनए जो होता है वो कहाँ पे होता है? तो डीएनए अरेंज्ड होता है क्रोमोसोम के अंदर। देखिए इस तरह से जो डीएनए है, याद रखना डीएनए ये बेसिकली अरेंज्ड होता है। इसमें अरेंज्ड होता है तो हम लोग कहते हैं अरेंज्ड इन क्रोमोसोम्स। ये जो क्रोमोसोम्स है, इसी क्रोमोसोम्स में ये डीएनए क्या होता है? अरेंज्ड होता है। ये इस तरह से हम लोग क्रोमोसोम बनाते हैं और इसी के अंदर ये क्या बना देते हैं? तो इसी के अंदर ये डीएनए हो गया, ये डीएनए हो गया और ये क्रोमोसोम हो गया, ये क्रोमोसोम्स हो गए। अब एक बात इसमें याद रखना बच्चों, ये जो डीएनए जो बेस पेयर होता है, एक चारगाप्स नियम को पढ़ना होता है। देखो चारगाप, है ना? देखो चारगाप्स रूल को, कि किसको हम लोग चारगाप्स रूल कहते हैं। तो इसको प्रपोज करने वाला जो साइंटिस्ट है उसका नाम क्या है? देखो इसको प्रपोज करने वाला जो साइंटिस्ट है उसका नाम है इरविन, इरविन। देखो चारगाप, इरविन चारगाप साहब ने इसको प्रपोज किया था। प्रपोज्ड बाय, प्रपोज्ड बाय, इसने प्रपोज किया इरविन चारगाप। तो देखिए इसमें नियम क्या है। तो कहता है कि किसी भी डबल स्टैंड, देखो ये रूल्स है ना, ओनली ये फॉलोड होता है किसके लिए? ओनली फॉलोड इन, याद रखना, डबल स्टैंड डीएस डीएनए। ये सिर्फ डीएस डीएनए में ही सिर्फ क्या होता है? ये चारगाप्स का नियम फॉलो होता है। सिंगल स्टैंड ऑफ डीएनए में चारगाप्स नियम फॉलो नहीं होता। देखो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट इसका अगर देखा जाए तो कहता है कि नंबर ऑफ कौन सा? प्यूरिन, प्यूरिन इन अ डीएनए इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है? इक्वल टू पायरिमिडीन। यानी जितना इसमें डीएनए होगा, डीएनए में प्यूरिन होगा, उतना ही डीएनए में क्या होगा? pyrimidine होगा। तो प्यूरिन में दो नाम आता है। देखो प्यूरिन में दो नाम आता है। प्यूरिन में क्या आता है? ए एन, ए एन कौन सा? ए एन जी आता है। और pyrimidine में सी एन जी आता है। क्लियर है? ए और जी जो है वो किस में आता है? तो हम लोग कहते हैं प्यूरिन में। और सी और टी जो आता है वो किस में आता है? pyrimidine में। यानी अगर इसको देखो, क्या बताया इसमें कि ए प्लस जी जो है ये बराबर होगा जी प्लस किससे? ये बराबर होगा जी प्लस किसके? टी के।
जितना एडेनिन, ये हो गया प्यूरिन, ये हो गया प्यूरिन, और ये क्या हो गया, ये हो गया पायरिमिडीन। ये पायरिमिडीन हुआ। दोनों का जो अमाउंट है ये क्या होता है, बराबर होता है। देखो दूसरा क्या कहा, सेकंड देखो, तो सेकंड इसमें आता है, सेकंड क्या है, सेकंड को अगर देखें तो कहता है कि A/T रेशियो 1 होता है, यानी जितना एडेनिन होगा उतना ही थायमिन होगा। G/C रेशियो 1 होता है, यानी जितना ग्वानिन होगा उतना ही डीएनए में क्या होगा, साइटोसिन होगा। ये दूसरा नियम है। देखो थर्ड नियम क्या कहता है, थर्ड नियम को देखोगे तो थर्ड नियम में बेसिकली क्या होता है, तो थर्ड में कहता है कि जितना, देखो थर्ड में क्या कहता है, A+T/G+C, ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा ये कांस्टेंट होता है। A+T, ये G+C, जितना एडेनिन और थायमिन होता है उतना ही ग्वानोसिन और साइटोसिन होता है, और इसका रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और इस कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, डिफरेंट होगा किसमें, तो हम लोग कहते हैं डिफरेंट इन किसमें, तो हम लोग कहते हैं डिफरेंट स्पीसीज। अलग अलग स्पीसीज में इसका जो कंसंट्रेशन है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। ये एक जैसा नहीं होता है बच्चों, क्लियर है। ये थर्ड नियम है। अब क्या कहता है, किसी भी डीएनए में, देखो एनी डीएनए है ना, एनी, देखो एनी डीएनए, किसी भी डीएनए में ले लो, देखो A+T+G+C बराबर क्या होता है, 100%, क्लियर है। किसी भी डीएनए में, और कौन सा डीएनए, डबल स्ट्रैंड डीएनए, जितना एडेनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन क्या होता है, ये लगभग सेम होता है। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन एक पूछे, क्या क्वेश्चन कहे कि कहता है कि इफ द नंबर ऑफ एडेनिन इन अ डबल स्ट्रैंड डीएनए इज 20%, फाइंड फाइंड द अदर, फाइंड द अदर, ये दूसरे को क्या कीजिए, फाइंड कीजिए। तो कैसे फाइंड कीजिएगा, तो समझो, कहते फाइंड द अदर। तो अदर को हम लोग फाइंड करेंगे तो क्वेश्चन देखिए क्या होगा कि A+T+G, देखो इसका आंसर हम लोग बनाते हैं। देखो इसका आंसर अगर देखो, A+T+G+C बराबर ये 100% होगा। A बराबर क्या होता है, T होता है, तो T बराबर भी कितना होगा, 20, और G बराबर C होगा, यानी G बराबर क्या होगा, 2C होगा। तो देखिए अब क्या लिखेंगे, तो 20+20+2C बराबर क्या होगा, 100% होगा। तो देखो ये 40 बराबर प्लस क्या होगा, 2C बराबर 100 होगा। तो 2C बराबर क्या होगा, 2C बराबर 100 माइनस 40, तो 2C बराबर कितना हो गया, 60। तो C बराबर कितना होगा, तो C है ये 60/2 होगा, यानी C बराबर 30, और C बराबर क्या है, G है, तो G बराबर भी कितना होगा बच्चों, ये 30 हुआ। इस तरह से एल्विन चारगाफ का एक नियम है जिसको पूछा जाता है ना, कभी कभी क्वेश्चंस में, कि थायमिन इतना है, ग्वानिन कितना होगा। लेकिन ये कभी भी सिंगल स्ट्रैंड के लिए लागू नहीं होता। ये जब भी होगा वो डबल स्ट्रैंड डीएनए के लिए होगा, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के लिए वैलिड नहीं है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के लिए लागू नहीं है बच्चों। देखो
नेक्स्ट हम लोग बात किसका करते हैं? तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो इसमें आता क्या है कि नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें डीएनए के बाद वो नाम किसका आता है? डीएनए के बाद जो नाम आता है वो आरएनए का नाम आता है। देखो आरएनए को, देखो राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। देखो ये भी क्या है? हेट्रोपॉलीमर है, हेट्रोपॉलीमर ऑफ एनटीपीज। एनटीपीज का हेट्रोपॉलीमर है जिसको हम लोग आरएनए कहते हैं। यानी ये जो एनटीपीज है ये लिंक होता है कैसे? देखो लिंक बाय फॉस्फोडाइस्टर, फॉस्फो, देखो डाइस्टर, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड फोर किसका निर्माण करता है? देखो लिंक होता है कैसे? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से एंड फोर, देखो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और इसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को हम लोग क्या बोलते हैं? आरएनए कहते हैं। तो आरएनए में क्या होता है? जो आरएनए है, आरएनए में ओनली क्या होगा? देखो ओनली वन क्या होता है? तो हम लोग कहते हैं ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए होता है। इसमें ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ क्या होता है? स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का मात्र एक ही स्ट्रैंड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आरएनए कहते हैं। अगर आप आरएनए को देखो तो किस तरह से होगा? ये इस तरह से आरएनए होगा कि ये इस तरह से हुआ। अब मान लें कि यहाँ पर एडेनिन हुआ और CH2O और क्या हो गया? ये P हो गया। फिर यहाँ पर ये OH है, फिर P होगा और फिर यहाँ पर O होगा और ये इस तरह से लिंक होगा। फिर CH2 है ना, क्या होगा ये? CH2O होगा और यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन से आपस में क्या होगा? लिंक होगा। देखो फिर सपोज यहाँ पर ये यूरासिल हो गया। फिर इस तरह से हम लोगों ने बनाया और यहाँ पर देखो ग्वानिन दे दिया। अब देखो यहाँ पर OH है, आरएनए है ना, आरएनए में यहाँ पर OH होगा, ये OH होगा, ये OH हुआ, ये CH2O हुआ, फिर ये O और ये क्या हो गया? P हो गया। ये आपस में क्या हो गया? लिंक हो गया। देखिए ये भी क्या है? ये भी दोनों मिलाकर क्या बोलते हैं इसको? फॉस्फो फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड कहा जाता है बच्चों। तो देखो इसको इस तरह से हम लोग बनाएंगे। देखो यहाँ पर 5वां नंबर कार्बन में फॉस्फेट खाली है तो 5' और यहाँ पर 3' हो गया। और यहाँ पर इस तरह से सपोज ये A हुआ, फिर देखो यहाँ पर U हो गया, यहाँ पर G हो गया, यहाँ पर C हो गया, इस तरह से। तो देखो ये हो गया बैकबोन, ये हो गया बैकबोन। तो याद रखना ये बैकबोन डीएनए का हो चाहे बैकबोन आरएनए का हो, ये बैकबोन किसका बना होता है? जो बैकबोन है, बैकबोन मेडअप ऑफ बैकबोन मेडअप ऑफ दो चीज का बना होता है। पहला नाम किसका है? शुगर का। और दूसरा जो नाम आता है जिसको हम लोग फॉस्फेट कहते हैं। शुगर और फॉस्फेट का ये बैकबोन बना होता है और दोनों में ये डीएनए में भी यही खेल होगा।
तो डीएनए का जो है, डीएनए में भी जो बैकबोन है और ये जो नाइट्रोजनस बेस है, ये क्या है? नाइट्रोजेनस बेस है। तो नाइट्रोजनस बेस ये प्रोजेक्टेड होता है किसमें? देखो, प्रोजेक्टेड इन बैकबोन। ये बैकबोन में नाइट्रोजनस बेस क्या होता है? प्रोजेक्टेड होता है। देखो, नाइट्रोजन जो है, आरएनए जो है, ये सिंगल स्ट्रैंड होता है। आरएनए कौन सा स्ट्रैंड का था? अगर आरएनए को देखे, एक ही स्ट्रैंड है, दो स्ट्रैंड तो है नहीं। तो सिंगल स्ट्रैंड होने की वजह से आरएनए थोड़ा सा क्या होता है? लेस स्टेबल होता है। देखो, आरएनए ये क्या होगा? ये जो आरएनए है ये लेस स्टेबल होता, आरएनए लेस स्टेबल होता। दूसरा, जो आरएनए होता है, आरएनए एक्ट एज कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट के तरह काम में करता है। ये केमिकली मोर क्या होता है? ये रिएक्टिव होता है। ये केमिकली ज़्यादा रिएक्शन करता है, इसको हम लोग केमिकली मोर रिएक्टिव कहते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ आरएनए टाइप्स ऑफ आरएनए का अगर बात करें तो दो तरह का आरएनए का बात होता है। पहला, अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे पहला जो आता है एमआरएनए, जिसको हम लोग मैसेंजर आरएनए कहते हैं, मैसेंजर आरएनए। दूसरा आता है टीआरएनए, जिसको हम लोग ट्रांसफर आरएनए कहा जाता है। तीसरा जो आता है आरएनए, जिसको राइबोसोमल आरएनए कहा जाता। देखो, ये तीन आरएनए है जो प्रोकैरियोटिक सेल में। अगर यूकैरियोटिक सेल का बात करें कि भाई यूकैरियोटिक सेल में कौन सा होगा, तो देखो, यूकैरियोटिक सेल यहाँ जो आरएनए होगा, एमआरएनए तो होगा ही होगा। देखो, दूसरा टीआरएनए तो होगा ही होगा। देखो, तीसरा कौन सा आरआरएनए तो होगा ही होगा। लेकिन इसके अलावा इसमें और भी आरएनए होता है। जैसे चौथा, क्या नाम लेते हैं हम लोग? एचएनआरएनए। देखो, पांचवा एसएनआरएनए, पीटीसी। इसमें जो है ना, यूकैरियोटिक सेल में आरएनए का टाइप प्रोकैरियोटिक सेल से क्या होता है? ज़्यादा होता है। ज़्यादा तरह का आरएनए किस में पाया जाता है? ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। बच्चों, क्लियर है? तो ये आरएनए क्या करता है? तो बेसिकली आरएनए को हम लोग वर्किंग कॉपी कहते हैं। देखो, आरएनए को क्या बोलते हैं? जो आरएनए है ये बेसिकली क्या है? तो हम लोग कहते हैं वर्किंग कॉपी ऑफ डीएनए। और आरएनए हमेशा डीएनए का जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। देखो क्या है? देखो, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए। देखो, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए क्या प्रोड्यूस करता है? ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए ये क्या प्रोड्यूस करता है? आरएनए। तो ये डीएनए और आरएनए था जो जेनेटिक मटेरियल की तरह, फिर आरएनए से क्या बनता है? ट्रांसलेशन होता है, तो पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन। जैसे देखिए,
मान ली कि ये डीएनए है, ये डीएनए है, ये डीएनए है। अब इसमें ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। जब इसमें ट्रांसक्रिप्शन होगा तब जाकर ये क्या बन गया, देखिए ये एमआरएनए बन गया। और फिर इसका ट्रांसलेशन होगा, यहाँ पर ट्रांसलेशन होगा। जब ट्रांसलेशन होगा तो इस तरह से पॉलीपेप्टाइड चेन का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ट्रांसलेशन हुआ, ये सब अमीनो एसिड है और इसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। और यही क्या है, प्रोटीन है। और इस प्रोटीन से, ये जो प्रोटीन है इससे क्या बनेगा, तो याद रखना ये इंजाइम्स बने। क्लियर। और इंजाइम्स कंट्रोल करेगा किसको, कंट्रोल, देखो फिनोटाइप्स को, फिनोटाइप्स है ना, जो पर्टिकुलर फिनोटाइप्स है उसको क्या होगा, अगर किसी तरह से डीएनए में गड़बड़ी हुआ, डीएनए में अगर गड़बड़ी हुआ तो आरएनए में गड़बड़ी होगा, और आरएनए में गड़बड़ी हुआ तो पॉलीपेप्टाइड चेन में गड़बड़ी होगा, पॉलीपेप्टाइड चेन में गड़बड़ी हुआ तो प्रोटीन गड़बड़ा जाएगा। जब प्रोटीन गड़बड़ा जाएगा तो आपका जो फिनोटाइप है वो भी क्या होगा, गड़बड़ा जाएगा। तो ये डीएनए और आरएनए का खेल था बच्चों, इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए और मुस्कुराते रहिए। और अपने ज़िंदगी में कुछ बनने का है ना जो सपना है उसको देखिए और खूब खूब मुस्कुराते रहिए। जय हिंद,